विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम व्यवहारवाद की आलोचना और व्यवहारवाद के महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले हमारे वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर, व्यवहारवाद का अर्थ, विशेषताएं, डेविड स्टन का व्यवहारवाद, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम व्यवहारवाद में क्या कमियां थी, आलोचकों ने किस रूप में व्यवहारवाद की आलोचना की, क्या उसका महत्व है, इन बिंदुओं पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, व्यवहारवाद में अनेक प्रकार की कमियां या दुर्बलताएं थी जिनके कारण विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। आलोचना के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। पहली जो आलोचना है उसमें असाहित्यिक भाषा, यानी आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी जो लेखन है वो साहित्यिक दृष्टि से असुंदर और अरोचक है। उनकी अपरिचित शब्दावली, नए संप्रत्यों, रूखी वाक्य रचना की कटु आलोचना है वो आलोचकों ने की है। तो एक प्रकार से इसके अंतर्गत असाहित्यिक भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि व्यवहारवाद के जो आलोचक विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि इसके अंतर्गत अत्यधिक शब्दाडंबर है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलीलें देते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा जो है वो तड़पती रहती है। डॉक्टर SP वर्मा के शब्दों में, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझने वाला और फूड शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। तो दूसरी जो आलोचना का जो बिंदु है वो ये है कि इसके अंतर्गत अत्यधिक शब्दाडंबर है, केवल शब्दों का जाल मात्र इसके अंतर्गत दिखलाई देता है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि व्यवहारवादियों ने प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया है। आलोचक ये मानते हैं कि तकनीक है वो इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, उनसे जो निष्कर्ष या जो सार निकलता है वो महत्वपूर्ण होता है। परंपरावादी व्यवहारवादियों पर प्राविधिक नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम कि शोध का उद्देश्य क्या है। उनकी शिकायत है कि व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना अधिकांश समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में अथवा छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो इन तकनीकों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यवहारवादी हैं वो जो नई नई तकनीकें हैं उनको अपनाने पर अधिक बल देते हैं, जबकि महत्वपूर्ण ये होता है कि उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो तकनीकों की तुलना में सार या जो निष्कर्ष है उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ये आलोचक मानते हैं। मूल्य निरपेक्षता का आग्रह। अगली जो आलोचना है वो ये है कि व्यवहारवाद के जो समर्थक विद्वान हैं वो केवल तथ्यों की बात करते हैं, मूल्यों की बात नहीं करते। ये मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने का समर्थन करते हैं। क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है के ऊपर अधिक बल देते हैं। आलोचकों का ये मानना है कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है वो संभव नहीं है। तो व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वे निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं, वे नैतिक आदर्शों को कुछ नहीं मानते हैं, उनका विश्वास तथ्यों में अधिक है। वे इसमें विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वे इसको नहीं मानते। सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में यदि लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता जैसे जो आदर्श मूल्य हैं उनको यदि नज़रअंदाज कर दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रहता। जब कोई शोधकर्ता अपनी शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों, जिज्ञासाओं से अधिक प्रभावित रहता है।
उसके व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्ष जो हैं उनको अवश्य प्रभावित करते हैं। सिबली के अनुसार राजनीति विज्ञान में मूल्य युक्त संकल्पनाओं के बिना आगे बढ़ने का परिणाम यह होता है कि व्यवहारवाद के इस युग में राजनीति विज्ञान की शोध का नेतृत्व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मनोरोग विद्वानों के हाथों में चला गया है। लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों द्वारा निरूपित सिद्धांत एवं प्रस्थापनाएं लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के एकदम प्रतिकूल हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास है, जिसके कारण उसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का समान अधिकार प्राप्त है। व्यवहारवादियों के अध्ययनों के अनुसार विवेकशीलता, संगठन क्षमता आदि राजनीतिक साधनों का वितरण समान न होने के कारण संभ्रांत वर्ग का आत्मतंत्रीय शासन होना अनिवार्य है। अगली जो आलोचना है उसमें आलोचक ये मानते हैं कि व्यवहारवादियों की जो अनुभववादी धारणा है वो एकांकी है। व्यवहारवादी उपागम प्रमुख रूप से अनुभववाद पर ही आधारित है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहे, हम क्यों प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मैकियावेली के अनुभवों से लाभ उठाएं, हम अपने निष्कर्षों को अपने ही अनुभव पर आधारित करें, परंतु यह उचित नहीं लगता कि हम अपने अनुभव के आधार पर सत्य का अन्वेषण कर लेंगे। मनुष्य को सदैव अन्य व्यक्तियों के ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाना पड़ता है। यदि ऐसा न होता तो यह ज्ञान की गंगा आगे नहीं बढ़ेगी। आलोचकों का मानना है कि अनुभववाद उचित है, परंतु उसकी भी एक सीमा है। यदि राजनीति विज्ञान को अनुभववादी विज्ञान बना दिया जाएगा तो यह एक प्रकार से एक एकांकी दृष्टिकोण ही होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आलोचकों का ये मानना है कि जो व्यवहारवादियों की जो अनुभववादी धारणा है वो एकांकी है। हमें पहले के जो विद्वान हैं उनके जो निष्कर्ष हैं उनको भी उचित स्थान प्रदान करना चाहिए, न केवल स्वयं के जो अनुभव और निष्कर्ष हैं उनको उचित स्थान प्रदान करना चाहिए। तो आलोचक व्यवहारवादियों की जो अनुभववादी धारणा है उसको भी एक प्रकार से एकांकी मानते हैं। अगली जो आलोचना का बिंदु है वो ये है कि बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त व्यवहारवाद अध्ययन एवं शोध हेतु जिन तकनीकों को अपनाना चाहते हैं उनका जो प्रयोग है वो बंद समाजों में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि अधिनायकवादी व्यवस्था में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है और यदि सर्वेक्षण की इजाज़त भी मिल जाएगी तो भी लोग सही उत्तर नहीं देंगे, वह सारा सर्वेक्षण है वो गलती हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये जो मुक्त समाज हैं उनके अध्ययन के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जो बंद समाज हैं उनके लिए ये एक प्रकार से अनुपयुक्त है। अगली जो आलोचना है कि व्यवहारवादियों ने जिन तकनीकों, जिन प्रविधियों को काम में लिया है वो अधिक खर्चीली हैं, जैसे सांख्यिकी सर्वेक्षण पद्धति, अनुभववादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, ग्राफ, चार्ट, मॉडल, ये सब ऐसी विधियां हैं जो एक प्रकार से खर्चीली हैं। व्यवहारवादी अध्ययन है वो बहुत अधिक खर्चीला है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अरबों डॉलर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर खर्च किए गए थे। इसमें सर्वेक्षण, आंकड़ों को एकत्रित करना, विश्लेषण करने की जो तकनीकें हैं वो अपनाई गई, उससे अमेरिका जैसे देश में भी घबराहट है। व्यवहारवादी शोध के नाम पर विश्वविद्यालयों को अरबों डॉलर अनुदान मिला, परंतु अनुदान समाप्त होने के बाद जो व्यवहारवाद है वो एक प्रकार से मर्तप्राय हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों की जो अध्ययन पद्धति है वो बहुत अधिक खर्चीली अध्ययन पद्धति है। अगली जो आलोचना का बिंदु है वो ये है कि राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव। व्यवहारवादी हैं उनका ये मानना है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और मनुष्य का जो व्यवहार है उसको हम माप सकते हैं, उसका मापन संभव है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो स्थायी नहीं है, वो बदलता रहता है। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवाद जिस तरह आंकड़े इकट्ठे करता है वे सही नहीं होते। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार जैसे अमापनीय को मापना हास्यास्पद लगता है। आलोचक कहते हैं कि जो वस्तु स्वभाव से ही अनिश्चित और अमापनीय है उसे किस प्रकार कोई गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
तो कहने का अर्थ ये है कि व्यवहारवादी जो ये मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है या उसको मापना संभव है, तो आलोचक ये मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि अन्य जो पद्धतियाँ हैं उनके महत्व को नकारना, यानी व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। जैसा कि इसमें मलफोर्ड क्यू सिबली ने लिखा है कि राजनीतिक अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी वह आज क्या है, कल क्या था और भविष्य में क्या होगा, कैसा होना चाहिए। तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से ही नहीं चलेगा, हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी चाहिए। तो एक प्रकार से व्यवहारवादी जो अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते, तो इस आधार पर भी व्यवहारवादियों की आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना है वो ये है कि व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन की जो इकाई है वो सूक्ष्म या लघु मानी है, कि एक छोटा सा प्रयोग किया जाए और उससे जो निष्कर्ष निकालता है उसको वृहद स्तर पर लागू किया जाए। तो सूक्ष्म अध्ययनों के जो निष्कर्ष हैं उनको वृहद स्तर पर लागू करना संभव नहीं है। व्यवहारवादियों की एक समस्या जो है वो ये है कि सूक्ष्म वृहद विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को वृहद आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक होगा। एक गांव के थोड़े से जो मतदाता हैं उनका जो व्यवहार है, उनके जो विचार हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकाला गया है उनको संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है, ये संभव नहीं है। तो सूक्ष्म अध्ययनों को क्या जो निष्कर्ष हैं उनको वृहद स्तर पर लागू करना संभव नहीं है। तो ये कुछ व्यवहारवाद की आलोचना के बिंदु थे। इसमें जैसे तकनीकों को अपनाना, अत्यधिक शब्दाडंबर, असाहित्यिक भाषा का प्रयोग, सूक्ष्म निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करना, तकनीकों पर अधिक बल देना, मूल्य सापेक्ष अध्ययन न करके मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना, मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को अपनाना या अधिक बल देना, ये जितनी भी कमियां हैं इनको आलोचकों ने अपनी आलोचना का आधार बनाया है। अब यदि बात करें व्यवहारवाद के योगदान की, तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का बड़ा योगदान है, बड़ा महत्व है। व्यवहारवादियों के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान है वो एक नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा है। इसके साहित्य में पिछले 3 जो दशक है उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के फलस्वरूप ही संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती प्रदान की गई है। निगमन प्रणाली के प्रतिपादकों को भी इसने अपनी आलोचना का जो केंद्र है वो बनाया है। राजनीति शास्त्र में बहुत से विचारक आज तथ्यों के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं। चुनाव अध्ययन के क्षेत्र में, विशेषकर मतदाता व्यवहार के क्षेत्र में इसने नवीन क्षितिजों को ढूंढा है। व्यवहारवाद का जो प्रभाव है वो विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक के व्यवहार के अध्ययन में भी एक प्रकार से प्रवेश कर चुका है। तथ्यों के संकलन हो, प्रक्रमीकरण हो, विश्लेषण करने में प्रश्नावली, ग्राफ, गणितीय प्रतीक, सांख्यिकी, सारणी, कंप्यूटर आधुनिक राजनीति शास्त्र को नवीन मान्यताएं प्रदान की हैं। इसके प्रभाव के कारण आज राज्य को केंद्रीय संगठनात्मक सत्ता न मानकर व्यक्ति की एक प्रकार से इकाई को अध्ययन का केंद्र माना जा रहा है। सूक्ष्म यानी माइक्रो जो स्टडी हैं उनका सूत्रपात हुआ है। शक्ति के अध्ययन के स्थान पर निर्णय निर्माण को महत्व दिया जा रहा है। व्यक्ति के व्यवहार के प्रेरकों की अनुभवमूलक व्याख्याएं की जा रही हैं और इस प्रयास में राजनीति शास्त्र का साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। आज के राजनीति शास्त्र का जो केंद्र है वो व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य ये बन रहे हैं। ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग का एक माध्यम बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। डेविड स्टन
के अनुसार व्यवहारवादी जो उपागम है वो संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का सूचक है। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद का जो योगदान है उसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। व्यवहारवादी क्रांति ने एक प्रकार से राजनीति विज्ञान का लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान इन सभी को बदल दिया है। इसके प्रभाव से न केवल राजनीति विज्ञान बन गया है अपितु राजनीति का विज्ञान भी बन रहा है। तो पहली जो महत्व का जो बिंदु है वो ये है कि राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान बनाने में भी व्यवहारवाद का योगदान है और इसके लक्ष्य, स्वरूप, क्षेत्र, पद्धति विज्ञान इसका स्वरूप सभी को बदलने का जो काम है वो व्यवहारवाद ने किया है। इसके अलावा राजनीति में केवल सुधार ही नहीं, उसका पुनर्निर्माण किया है। राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, नवीन दिशाएं ये प्रदान करने का जो कार्य है ये व्यवहारवाद ने किया है। व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अर्थात जो राजनीति विज्ञान में वर्तमान में जो अंतःअनुशासनात्मक उपागम जो है उसके विकास का जो श्रेय है वो भी व्यवहारवाद को ही दिया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो एक प्रकार से अन्य विषयों के साथ वो करके किया जाना चाहिए, पृथक अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने केवल मूल्यों और आदर्शों को ही महत्व प्रदान किया था। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से यथार्थ और तथ्यों के धरातल पर लाकर खड़ा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान का जो या राजवैज्ञानिकों का जो संबंध है वो क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है की जो बात की वो इसी व्यवहारवाद ने की। अगली जो महत्व का जो बिंदु है वो ये है कि व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई प्रविधियों एवं मापन के नए साधन हैं वो विकसित किए हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के प्रमुख उपहार वैज्ञानिक विधियाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण एवं मूल्य निरपेक्षवाद राजनीति शास्त्र द्वारा आत्मसात कर लिए गए हैं। नव जो राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की जो भूमिका है वो उल्लेखनीय है। व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के द्वारा उन अभिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा सफल रहे हैं। परंपरागत साहित्य से प्राप्त अंतर्दृष्टियों का समायोजन करना हो, वैकल्पिक प्रतिमानों को खोज निकालने, एक ऐसी तकनीकी भाषा का विकास करने जिसमें शब्दों की सुयोज्यपूर्ण व्याख्या की जा सके और एक ऐसे सुसंबद्ध परीक्षित सिद्धांत का निरूपण करने में जो नीति निर्माता के लिए उसके काम में सहायक हो। परंतु इन सब कमियों के बावजूद इन लोगों ने राजनीति विज्ञान को उसकी गहरी तंद्रा से जगा दिया, उसमें शोध के नए आयामों को खोला और नई तकनीकों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने व्यवहारवाद की जो कमियां थी, जो आलोचनाएं थी उनके बारे में और व्यवहारवाद के महत्व के बारे में डिस्कस किया है। आगे के हमारे वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।